आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसको लेकर लोगों में डर भी है, लोग सहमे भी हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि डरे सहमे ये लोग एआई का भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एआई का इस्तेमाल करके अपना समय भी बचा रहे हैं और खुद को ज़्यादा स्मार्ट भी बना रहे हैं। तो फिर डरना क्यों? आइए खुलकर जमकर एआई का इस्तेमाल करें। जिन चुनौतियों से निपटने में हमें वर्षों लगते थे, क्यों ना उन चुनौतियों को एआई का इस्तेमाल करके चुटकियों में निपटाया जाए। आज इसी मकसद से दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो शुरू हुआ है। इसमें दुनिया की दिग्गज कंपनियों गूगल, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, एनवीडिया, क्वालकॉम जैसे कंपनियों के सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। 100 से ज़्यादा देशों के नेता, पॉलिसी मेकर, डिप्लोमेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जो अगले 5 दिनों तक इस बात पर मंथन करेंगे कि एआई की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, एआई के लिए भारत में माहौल या जरूरी इकोसिस्टम कैसे तैयार किया जाए और एआई के लिए किन किन सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। हमने सोचा क्यों ना आज आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा किया जाए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया विशेष मेहमानों को, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी माइटी के पूर्व सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा साहब हैं। बता दूं कि इस पूरे एआई के सिस्टम को तैयार करने में, इकोसिस्टम को डेवलप करने में इस मंत्रालय की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कुछ दिनों पहले तक अलकेश शर्मा साहब इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुखिया हुआ करते थे, सेक्रेटरी हुआ करते थे। दूसरे मेहमानों में शामिल है प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट मधुरा रावत जी, रिस्पॉन्सिबल एआई फाउंडेशन के रवि नावल जी, एआई ऑटोमेशन एक्सपर्ट हेमंग उपाध्याय जी और ईएनवाई इंडिया में गवर्नमेंट एंड पॉलिसी सेक्टर में पार्टनर अनुराग दुआ जी। इनको खासतौर से इसलिए बुलाया गया है क्योंकि कुछ एक महीने पहले मैंने देखा था कि ईएनवाई ने नीति आयोग से मिलकर एक बड़ा ही बेहतरीन रिपोर्ट तैयार किया था कि एआई में कैसे भारत लीडर बन सकता है और क्या करना चाहिए, इसीलिए इनको बुलाया गया। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। शुरुआत में अलकेश शर्मा साहब आपसे करना चाहूँगा। आपने काफ़ी करीब से इस पूरे डेवलपमेंट को देखा होगा और मैं उम्मीद करता हूं जब आप आईएएस बने होंगे तब शायद एआई नाम की चीज़ भी नहीं रही होगी। और अब देखिए एआई कहां तक पहुंच गया, अब एआई से लोग डरने भी लगे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत इस पूरे एआई के डेवलपमेंट में, एआई के रास्ते में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस अप्रोच से आगे बढ़ रहा है और ये अप्रोच कितना सकारात्मक है? ये एक्चुअली मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी का इशू है। तो आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एआई जो है, एआई के इस पूरे सफ़र को भारत कैसे ले रहा है, इस भारत का अप्रोच कितना सकारात्मक है और एआई के दुनिया में लीडरशिप रोल आने की भूमिका निभा सकता है क्या इस अप्रोच के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, जैसा कि हम लोगों का जो एआई मिशन की शुरुआत हुई है, इससे पहले हम लोग अगर डिजिटल इंडिया भी देखें तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत का जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारी नींव है, वो बेसिकली इसी चीज पे है कि हम लोग एक सेफ, ट्रस्टेड और अकाउंटेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी मॉडल को लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं एआई मिशन में, तो हम लोगों का यही मॉडल चला कि ट्रस्ट के साथ चालू करेंगे। पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए, जनता की इसमें भागीदारी होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी, और सिस्टम बड़ा रिजिलियंट हो जिससे लोगों को फायदा हो। तो ये जो हमारा जो फाउंडेशन है इस मिशन का, ये इतना स्ट्रांग है कि इसकी वजह से पिछले 4 साल में 22 में जब हमने बात चालू की एआई मॉडल पे कि एआई इनिशिएटिव लेंगे, नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई का हमने पहला इनिशिएटिव लिया। फिर उसके बाद जब ये चालू हुआ कि मिशन बनाना है, तो मिशन के इनिशियल में यही बात था निकल के आई कि हम लोगों का फोकस जो को इसका फायदा मिले, एंटरप्राइजेज को इसका फायदा मिले, और उसके साथ साथ ही हम ऐसे मॉडल डेवलप करें जो आगे जाके हम दुनिया के साथ शेयर कर सकें। तो ये एक जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमारा सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिद्धांत पर हमने डीपीआई मॉडल बनाए और इंडिया स्टैक को दुनिया के साथ बांटने का, जो प्रधानमंत्री जी ने सबके साथ बांटने का जो G20 में एक ऑफर दिया, वही ऑफर एआई मिशन भी बहुत ही जल्दी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार होगा। तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये हिंदुस्तान की। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे पूछूं मैं अलकेश जी, इसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि जिस तरीके से एआई ने काफ़ी कम समय में जीवन के, इंसान के, मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये है नहीं, ये तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है।
जिंदगी के हर पहलू पे असर डाले जा रहा है एआई। इससे लोगों को डर भी लग रहा है, लोग इसमें अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं और दुनिया भर में चल रही चीज़ें। तो भारत में एआई को, पूरे सेक्टर को डेवलप के लिए किस तरीके का इकोसिस्टम यहाँ पर आपको दिख रहा है? कितना पॉजिटिव इकोसिस्टम है? वो बहुत अच्छा सिस्टम है। आप देखिए ना, हम लोगों की जो फाउंडेशन, जो हमारी जो बेसिक नींव है, हम लोगों की, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो जो शक्ति है, वो हमारा टैलेंट है, हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो देश में बना है, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने अच्छे से डेवलप किया है, R&D इंस्टीट्यूशंस को जो सपोर्ट आज के दिन मिल रहा है, और बाकी जो कैपेबिलिटीज इंडिया में आई हैं पिछले कुछ सालों में, सेमीकंडक्टर को लेके देखिए, या डिजाइन सिस्टम को देखिए, AI इनोवेशन सिस्टम को देखिए, तो ये सब जो जो ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा AI मॉडल बड़ी सफलता से आगे बढ़ के दुनिया के लिए भी एक मॉडल साबित होगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ EY के गवर्नमेंट एंड पॉलिसी सेक्टर के पार्टनर अनुराग दुआ साहब जुड़ चुके हैं। अनुराग दुआ साहब, मैंने देखा था कुछ महीनों पहले आप लोगों ने, EY ने नीति आयोग के साथ मिलकर बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार की थी कि AI का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है। अब हम लोग AI समिट यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो अभी जिस इकोसिस्टम की बात अभी कर रहे थे पूर्व सेक्रेटरी हमारे साथ, आपको क्या लगता है ये इकोसिस्टम जिस अभी स्थिति में है, दुनिया भर के निवेशक भारत को एक बड़े AI हब के तौर पर देखेंगे? बिल्कुल। आई थिंक जो अभी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल AI हब के तौर पर देखेंगे। इनफैक्ट देखिए, मैं 2 प्रकार की चीज़ों की बात करना चाहता हूँ, और सिंस आपने हमारी रिपोर्ट का ज़िक्र किया तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट अभी हमने एक और रिपोर्ट रिसेंटली करी है CII के साथ भी, जो एजेंटिक AI को लेकर रिपोर्ट है, जो EY की CII के साथ रिपोर्ट हुई है। उसमें भी जो हमारे इनसाइट्स आए हैं, हमने 200 एंटरप्राइजेज़ से बात करी देश भर में, और जो इनसाइट्स आए हैं उसमें एक तो हम बहुत ज़्यादा उत्साह देख रहे हैं इंडस्ट्री में। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक वेदर इंडस्ट्री इज़ रेडी, जिसमें हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री क्या तैयार है AI को अडॉप्ट करने के लिए। सो सप्लाई साइड भी देखिए और डिमांड साइड भी देखिए। दूसरा, क्या इंडस्ट्री अब नेक्स्ट कदम ले रही है? देखिए, एक होता है हम बहुत टाइम से इन स्टेजेस में रहे हैं जब हम बोलते थे हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बट अब क्या हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम प्रोडक्शनाइजेशन जिसको हम बात करते हैं, AI सिस्टम्स की, उसमें जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सो इस रिपोर्ट से हमारा एक बहुत बड़ा ये इंसाइट आया कि अब लोग, बहुत सारे लोग POC से आगे बढ़ गए हैं और अब प्रोडक्शनाइजेशन में जा रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई। दूसरा, लोगों की जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी रेडीनेस क्या है? क्या वो AI यूज कर रहे हैं? देखिए अगेन, मैं ऐसा देखता हूँ कि AI का 2 प्रकार से, आप 2 पिलर्स पे देखिए। एक देखिए कि AI का प्रोडक्शन, किस तरीके से नए यूज केसेस आ रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम सॉवरेन AI की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारा एम्प्लॉइज है वो और आम जनमानस, क्या वो उसके यूजेज के लिए तैयार है? तो हम देख रहे हैं कि जितना भी इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री की तरफ से हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे एकेडमिया की तरफ से हो, और चाहे स्टार्टअप्स का उसमें जो भी योगदान हो, सो वो पूरा इकोसिस्टम अब बहुत ही मैच्योर होता चला जा रहा है। और डेफिनेटली हम बार-बार उसी बात को करते हैं कि इंडिया के क्या डिविडेंड्स, इंडिया कैसे AI में सुपर पावर बन सकता है। लोगों के अपने-अपने विचार हैं इसमें, मगर मैं इस बात को ज़रूर समझता हूँ कि चाहे वो डेटा को लेकर हमारी रेडीनेस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिर से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, चाहे सरकार जितना उसमें इन्वेस्ट कर रही हो या प्राइवेट सेक्टर अब आगे बढ़ के जितना उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, स्टार्टअप्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ज़रूर देखता हूँ कि यहाँ से आगे की जो हमारी राह है वो अच्छी ही है इस एरिया में। बिल्कुल, यहाँ से आगे की राह अच्छी है, ये आप मान के चल रहे हैं। इस पे कई सारे सवाल आपके जवाब में सवाल छुपे हुए हैं, उनके पास आऊँगा, लेकिन यहाँ पास 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं शामिल कर लूँ। मथुरा रावत जी हैं। मथुरा जी, ये जो डेटा की बात की जा रही है, डेटा सेंटर की बात की जा रही है, इस पर मैं आगे चल कर आऊँगा, लेकिन AI ने दोनों चीज़ें दी हैं हमें, एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है, एक चैलेंजेस भी दिया है। हर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के एक नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, और हम लोग इस AI को देख रहे हैं विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को कैसे साकार करने में मददगार होगा। तो जो हमारे यहाँ अभी सिस्टम है, चाहे जो रूल्स रेगुलेशन हैं, चाहे जो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, वो AI के सकारात्मक इस्तेमाल के लिए आपको क्या लगता है कितना आसान करेगा चुनौतियों को? जैसे आपने बोला कि AI के 2 पहलू है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव
के लिए भी हमें तैयार रहना होगा, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जैसे जैसे अभी अडॉप्शन हो रहा है, जैसे जैसे एआई स्केल में बढ़ता जा रहा है, एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली एआई यूज करना बहुत जरूरी है। बट जैसे कि आपने मुझे पूछा कि इसके क्या सकारात्मक पहलू हैं, देखो इंडिया में इंडिया सबसे बड़ा एआई के लिए मार्केट शेयर है। हमारे पास ओपन एआई के लिए ही 75 मिलियन यूजर्स है, विच इज लार्जेस्ट यूजर मार्केट इंडिया है हमारा। तो इसलिए ये सब बड़े सीईओज ये जो आए हैं इंडिया एआई में, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडिया के लिए। ये सब जैसे कि अनुराग जी ने भी बताया कि अभी हम प्रोटोटाइप से बाहर आके अभी हम फाइनली एआई को स्केल में कैसे यूज करना है, ये इसकी बात हो रही है। ये इंडिया एआई समिट है, ये ऐसा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखा रहा है। तो ये जो सब रिसोर्सेस है वो फाइनली हम यूज करके बहुत कुछ इंडिया में कर सकते हैं एआई का यूज करके। जैसे कि हम बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, स्मार्टर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इम्प्रूव हो सकता है, फास्ट हेल्थ केयर डिसीजन हम ले सकते हैं यूजिंग एआई। वी कैन डू बेटर क्रॉप प्रेडिक्शंस फार्मर्स के लिए। We can detect fraudulent activities over different sectors. So ये मैंने कुछ बताया, ये एआई के इम्पोर्टेंस एंड कैसे हम एआई यूज कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। तो या पॉजिटिव बहुत सारे हैं, बट ये पॉजिटिव्स के साथ साथ हमें नेगेटिव का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली एआई को कैसे यूज करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इस पर आगे चल के शो में चर्चा करें कि उसको कैसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है या फिर लोगों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। इस पर मैं आगे आऊँगा, लेकिन एक रिएक्शन ले लेता हूँ रवि नावल जी का। रवि जी, ये हम लोगों ने जिस तरीके का एक्साइटमेंट देखा है पूरे एआई समिट के पहले दिन, दुनिया भर के लोग यहाँ पे 100 देशों से ज़्यादा देशों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दुनिया के दिग्गज आईटी कंपनियों के यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि इंडिया उनके लिए एक बड़ा मार्केट है, बड़ा स्पेस है जहां पे इंडिया एक लीडरशिप रोल में आ सकता है। बिल्कुल, इंडिया सिर्फ मार्केट ही नहीं है, इंडिया उनके लिए लैब भी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो इतना डेटा दे रही है और इतनी अपॉर्चुनिटी विभिन्न तरह के यूज केसेस को डिप्लॉय करने की दे रही है, वो कहीं और दुनिया में नहीं है चाइना के अलावा। तो इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे एट स्केल एआई का इम्प्लीमेंटेशन करके वो देख सकते हैं कि क्या वर्क करेगा, क्या नहीं वर्क करेगा। आप बता रहे थे आज आज हमारा एआई का महाकुंभ चालू हुआ है। मैं आज सुबह साउथ साउथ कॉर्पोरेशन डायलॉग के से ही आया हूं, उस महाकुंभ में एक सेशन था, वहां यही बात हो रही थी कि कैसे अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज के लिए इंडिया एक बहुत हॉटबेड है, जहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी एआई से रिलेटेड सॉल्यूशंस का लाइव एग्जांपल्स और उसका पीओसी स्टेज से ले जाके लाइव इम्प्लीमेंटेशन एट स्केल किया जा सकता है। तो दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडल्स बनाएगी, वेस्टर्न वर्ल्ड सॉल्यूशंस बनाएगी, पर उसका एट स्केल डिप्लॉयमेंट तो एक ही जगह पूरी दुनिया में हो सकता है, वो इंडिया है। और बहुत बेहतरीन तरीके से 3 चीजें इंडिया में हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई किसी टेक्नोलॉजी के अराउंड। एक है कि हमारे इधर टैलेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल टैलेंट पहले से ही था, अब वो बहुत जल्दी एआई की तरफ रैंप अप हो रहा है, तो टैलेंट की बहुत बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में वी हैव द सप्लाई। द सेकंड इज देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट्स है, उसका वैसे ही प्रोक्योरमेंट चालू हो गया है, पूरी वैल्यू चेन एआई की पुट टुगेदर करने लग गई है गवर्नमेंट। और तीसरा है इच्छा शक्ति, और चौथा है कैपिटल। हमारे पास आज इन चारों का बहुतायत हो रहा है। तो ये आज हम सिर्फ यूजर कंज्यूमर नहीं है, हम एक्चुअली लाइव टेस्ट बेड हैं जो सिर्फ अपने इधर ही नहीं डिप्लॉय करेंगे, पूरी दुनिया के लिए एआई बनाएंगे। बिल्कुल। दरअसल हमारे साथ हेमंग उपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं। हेमंग साहब, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि एआई को लेके भारत में इकोसिस्टम कितना फेवरेबल है और ऐसे इकोसिस्टम में भारत में एआई सेक्टर कैसे ग्रो कर सकता है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और कमोबेश हर कोई इस बात पर एकमत है कि यहाँ पे इकोसिस्टम पर्याप्त है, अच्छा है। अब यहाँ पे हेमंग आपसे मैं शुरू करूँ दूसरे टॉपिक को लेकर के कि जब भी एआई की बात होती है तो सबसे बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। नियम कायदे कानून की बात छोड़ दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एआई डेटा सेंटर की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए माकूल माहौल की बात होती है। तो यहाँ पे इंडिया में कैसे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें? तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आपने।
और एआई एक अभी फ्यूचर के हिसाब से हम देखें तो दैट इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी टू एफिशिएंटली वर्क विद इट। तो एआई को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मतलब लोगों में बहुत सारी एवरीबडी इज नर्वस अबाउट लाइक एआई विल टेक देयर जॉब, बट द वे आई एक्चुअली परस्यू एआई इज it will make their job more efficient, and the investment behind happening in India is really incredible. So mainly the students who are coming out of college, especially those who are graduating now, is much more better for them, because when they get into any sector that they want to work, AI will make their life much more easier and efficient. So that's basically how I look at AI. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, चूंकि जैसे ही एआई का नाम आता है लोगों में बड़ा डर होता है कि एआई लोगों के जॉब ले लेगा, एआई पूरे सिस्टम में जहां 10 लोग काम करते तो वहां एक से काम चल जाएगा। और मुझे यही डर, हालांकि मैं उस टाइम तक बहुत बड़ा नहीं था, और कंप्यूटर के टाइम में भी हुआ करता था, लोग कहानियां सुनाया करते थे। कंप्यूटर जब लॉन्च करने गए तो बैंक एसोसिएशन हड़ताल पे आ गया कि नहीं इससे तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, और अच्छा हुआ कि जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो करते ही चले गए, किसी की नौकरी गई नहीं। तो ये डर कितना जायज़ है या सिर्फ एक हवा है, अल्केश जी? हाँ, नहीं देखिए, कोई भी चीज हम जब चालू करते हैं, किसी भी चीज की आप ले लीजिए, आपने कंप्यूटर का ही एग्जांपल दिया, जब 90s में चालू हुआ, मुझे पता था कि आपने भी देखा, हम लोगों ने देखा, लोगों ने कंप्यूटर्स डेस्कटॉप अपनी अपनी टेबल पे लगवा लिए, एंड इट बिकेम ए शोपीस। और लोगों को ये लगा कि इसको यूज करें, पता नहीं कहाँ इसका डेटा जाएगा, कैसे मिसयूज होगा। लेकिन फाइनली उसका जो फायदा हुआ, उसके साथ जो जो सप्लाई चेन इकोसिस्टम बना, चाहे वो टेक स्किल डेवलपमेंट पे हो, हार्डवेयर सप्लाई पे हो, उसके साथ जितने कंपोनेंट्स आते हैं, उसका देखिए एक सारा इकोसिस्टम। आज हम देखें, इंडिया जब 2015 में हमने डिजिटल इंडिया प्लान चालू किया था, तो वी वर इंपोर्टिंग ऑलमोस्ट 82% ऑफ आवर मोबाइल फोन्स वर बीइंग इंपोर्टेड। आज के दिन इंडिया से हम मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट करने लगे। तो एक सप्लाई चेन सिस्टम अपने आप बनता है, डिमांड सप्लाई का जो गैप बनता है, तो अपने आप स्किल डेवलपमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट आने लगता है। अच्छा, मॉडल हम लोगों का, चाहे वो डीपीआई का हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एआई का हो, मॉडल यही है कि हम लोग, गवर्नमेंट विल बेसिकली वर्क ऑन द सिस्टम्स। भी हमें ये देखना है कि हमारा जो सिस्टम है वो ट्रस्टेड है, सेफ है, अकाउंटेबल है, विजिलियंट है, उस पे फोकस है। और आप देखिए कि एआई का एक्चुअल वर्क चालू होने से पहले ही हमने उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स बना दिए, उससे पहले ही हमने उनके पिलर्स बना दिए कि हर सेक्टर में कैसे काम होगा। उसका एआई सेफ्टी के लिए इंस्टीट्यूट बना दी, उसका एआई गवर्नेंस का एक स्पेशल ग्रुप बना दिया। उनका काम यही होगा, वो देखेंगे कि इसका मिसयूज नहीं हो, डेटा बायस कहीं पे नहीं होना चाहिए कि कहीं मिसयूज हो। बड़ा ओपेक कई दफे क्या होता है कि डेटा को मैनिपुलेट करके गलत आप आउटपुट देने लग जाएं और किसी को मिसलीड करें, उसके ऊपर क्या कंट्रोल रहे थे, वो सब पे हमने बहुत उस पे ध्यान दिया है। तो और ह्यूमन सेंट्रिक जो भी हुआ है, उसमें पब्लिक जो हमारी है उसको हमने सेंटर में रखा है, कि पब्लिक का एक्सेसिबिलिटी से ज्यादा उसको यूज करना भी पब्लिक को आना चाहिए। उसके लिए भाषा, लैंग्वेज मॉडल हमारा एक इश्यू बन सकता था, तो हमने लैंग्वेज पे भी काम चालू किया। किसी भी भाषा में कोई हो, उनको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, अफोर्डेबिलिटी भी मिलेगी, और मॉडल उनको समझ में भी आना चाहिए। कोई भी नई चीज आती है उसको समझ में आना चाहिए, उनको उपयोग करना उनको आना चाहिए, तभी उसका फायदा होगा। और इसमें हमने इन चीजों पे बड़ा अच्छा ध्यान दिया है और काम काफी ढंग से आगे बढ़ा है। फ्रूगल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। हम लोगों ने डीपीआई में भी देखिए कितनी कम कॉस्ट में जितने हमने डीपीआई बनाए हैं इंडिया स्टैक में, ऐसे ही एआई स्टैक में भी ऑब्जेक्टिव यही है कि कम कीमत पर अच्छी चीजें बने, और उसका जो बेसिक वो है कि इनोवेशन को हम लोग नहीं स्टाइफल करेंगे, पर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का सही ढंग से उपयोग हो, एआई का भी सही यूज हो, जिससे कि चाहे वो खेती में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, सब जगह उसका फायदा होना चाहिए। यही मॉडल, यही दरअसल अल्केश जी, मैं आपके पास आऊंगा एक सवाल और लेकर के, वो है कि एआई को लेकर के सबसे ज्यादा जो अभी एक्साइटमेंट हुआ है एआई डेटा सेंटर को लेकर के। बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर किए गए एआई डेटा सेंटर लगाने के लिए। इसके लिए और ज़रूरी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पानी है, बिजली है, बाकी जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ का माहौल है। ये कितना सही है, इस पर मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन चूंकि हम लोग
लोग एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे थे, तो अनुराग दुआ जी के पास जाऊंगा। तो अनुराग दुआ जी के EY ने जब रिपोर्ट दी थी तो उस पर काफ़ी डिबेट हुआ था कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट वाकई नहीं जाएगा कि जाएगा तो फिर उसको कैसे हम लोग रीस्किलिंग करना होगा। अनुराग दुआ साहब, आप लोगों की स्टडी क्या कहते हैं इसमें? देखिए, जैसे अभी सारे पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा एम्प्लॉयमेंट जाएगा, हमें रीस्किलिंग की आवश्यकता पड़ेगी, और ये कोई नई बात नहीं है। अब तो हम इस पे काफी टाइम से चर्चा कर रहे हैं कि रीस्किलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, इनफैक्ट अभी पिछले कुछ दिनों से अभी ये और चर्चा में विषय काफी चल रहा है कि IT सर्विसेज या सर्विसेज सेक्टर में जो इंडिया की लीडरशिप है उसमें क्या कुछ चेंज होगा। हम इसको मानते हैं कि देखिए दैट वो लीडरशिप पोजीशन हमारी रहेगी, हमें रीस्किल करने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, मगर जो ह्यूमन सेंट्रिसिटी है AI की, जिसको हम बोलते हैं, देखिए जितना आप कॉम्प्लेक्स AI में जाते चले जाएंगे, हम अब ऑटोमेशन की बात करते हैं, हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, AI उसके अंदर लाने की, मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे इसका बहुत ही प्रयोग होगा और हो भी रहा है, होना इस्तेमाल शुरू भी हो गया है। तो वहां पे हमें सब जगह रीस्किलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब रीस्किलिंग के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, एक चीज जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है वहां पे ये है जिसको हम बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक रीस्किलिंग। जैसे हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, या हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, या हम कोई भी और सेक्टर की बात करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। अभी मधुरा मैडम बोल रही थी ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह की जगह। सो हम किस तरीके से डोमेन को AI के साथ में लेके आ पाए, वो एक बहुत बड़ा आवश्यकता होगी। सेकंड, एक जिसको हम एक शब्द बोलते हैं, माफी चाहता हूँ मैं उसको इंग्लिश में उस शब्द का उसको बोलना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं पर्सोना बेस्ड रीस्किलिंग। देखिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जैसे मैंने अभी बोला, हर इंडस्ट्री की अपनी आवश्यकताएं होंगी, हर इंडस्ट्री पे AI का इम्पैक्ट अलग तरीके का पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर्विसेज सेक्टर में IT पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ केयर पे सेम तरह का इम्पैक्ट हो, ऐसा नहीं होगा। तो हर तरह पे हमें ये सोचना होगा कि उस इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रीस्किलिंग ट्रेनिंग्स कैसे हो सकती हैं, किस इंडस्ट्री में हमें किस प्रकार की वर्कफोर्स की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जिससे जो ह्यूमन सेंट्रिसिटी वाला एस्पेक्ट है AI का, वो भी अलाइन करता रहे, जिससे जॉब लॉसेस डेफिनेटली ना हो। और किस तरीके से हम AI, क्या ये डेफिनेटली हो सकता है कि AI की वजह से शायद 2, 4, 5 रोल रिडंडेंट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं, शायद उनकी आवश्यकता ना हो, बट जो नए रोल्स उससे बन रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्री की अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ रही है, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, चाहे विदेशों की मार्केट में हो चाहे कहीं पर भी हो, वो बढ़ रही है। तो हम इस तरह की चीजों को किस तरीके से लेवरेज करके अपने लिए एक ऐसा अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करें। देखिए, वो इकोसिस्टम भी हम ही को तैयार करना है, तो वो हमें उसी लेंस से चीजों को देखना होगा कि हम जो AI में इनोवेशंस आ रहे हैं उसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे लें, किस प्रकार की ट्रेनिंग करें। और ये एक बहुत बड़ा विषय है मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के लिए भी, कि हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेंस से किस तरह से इन चीजों को देखना शुरू करें। और बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो है, हाँ, जो कि हमें याद आया कि हम लोग पढ़ते थे पहले इनोवेशन के हिस्ट्री में, तो पहिया का व्हील का आविष्कार हुआ था, तो व्हील से किसी ने बैलगाड़ी बना ली, आगे चल कर हवाई जहाज बना लिया, तो किसी ने घड़ी बना ली, तो किसी ने मशीन बना ली। तो अलग अलग इस्तेमाल हुआ, इनोवेशन हुआ, इसका इस्तेमाल अलग अलग हुआ। दरअसल अलकेश शर्मा सर को निकलना है, मुझे बताया गया है, तो मैं दरअसल एक सवाल उनसे लेता हूं, फिर बाकी हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अलकेश जी, मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि जो AI डेटा सेंटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर के निवेशकों की निगाहें भारत पर टिकी हैं, कई सारी कंपनियों ने यहाँ पे निवेश करने का ऐलान भी कर दिया है, तो AI डेटा सेंटर के लिए यहाँ पे कितना अनुकूल माहौल है? चूँकि अलग अलग मैं देख रहा था, तो AI डेटा सेंटर के लिए पहला काम आपको टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और इंडिया का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उस कंडीशन में ये डेटा सेंटर कितना सरवाइव कर पाएगा, ये सारी चीज़ें उठते हैं, कई बार लोग इस पर सवाल करते हैं। नहीं, आप देखिए, डेटा सेंटर जहां तक बनाने का सवाल है, ये आज के दिन भी इंडिया में जो बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं, चाहे वो AWS वाले हों, चाहे जो माइक्रोसॉफ्ट, सभी लोगों ने अपनी अपनी डेटा सेंटर्स इंडिया में बनाना चालू किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है, हम लोगों का रिन्यूएबल एनर्जी जो आने लगी है, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में कितना होगा, तो वो काफी अच्छा होता है। पानी, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ लोकेशन जो आइडेंटिफाई इनिशियली किए थे, वाइजैग इज बिकमिंग ए सेंटर, वहां पे देखिए, इट्स नेक्स्ट टू द सी,
वो एक एडवांटेज है। हमारे पास पावर के आज के दिन एनर्जी का कोई शॉर्टेज इंडिया में नहीं है। वी आर क्रिएटिंग 500 गीगावाट, हम लोगों का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का। उसमें हमने काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 60-70% हम अचीव भी कर पाए हैं। तो यहाँ पे एनर्जी का इशू नहीं है, वाटर का इशू नहीं है, टैलेंट जो चाहिए उसको चलाने के लिए, उसके लिए कोई इशू नहीं है। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी अब इसके साथ साथ बनता जाएगा। अभी सेमीकंडक्टर पे आप देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मिशन के आने के बाद कंपनीज हैव लाइंड अप, इन्वेस्टमेंट इज लाइनिंग अप। लोग आगे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ISM 2.0 का आपने सुन ही लिया, उस पे हम जा रहे हैं। जब हमने चालू किया था तो 1 पे भी हमको डाउट था कि कैसे होगा, अब 2 पे लोग आ गए हैं। तो ये हमारा जो पॉलिसी है, हम लोगों के जो जो रिफॉर्म्स जो आए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो पॉलिसी है, और जो एक इकोसिस्टम बना है कि हम लोगों को वी नीड टू प्रोवाइड, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी हो, बिजली हो, उसके साथ जो भी चाहिए वो सारा इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करने की कैपेबिलिटी स्लोली बन रही है। सो वी आर क्रिएटिंग एन ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट, और बाकी इन्वेस्टमेंट तो ये अपने आप आएगा, है ना। हाँ, ये दरअसल हम लोग दरअसल एक एनवायरनमेंट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। अलकेश शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आप बिजी थे, आपके कई सारे एंगेजमेंट थे, फिर भी आपने समय निकाला, आप हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेहमानों के साथ हम लोग इस चर्चा को जारी रखते हैं। मधुरा राउत जी, मैं सवाल आपके लिए पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने सुना अनुराग दुआ साहब ने कहा कि अलग अलग स्किलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस डेटा माइनिंग का काम AI करेगा, हर सेक्टर के डेटा अलग अलग होते हैं, उसके माइनिंग के तरीके अलग अलग होंगे, उनकी ज़रूरतें अलग अलग होंगी। तो इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी, स्किलिंग किस तरह करनी होगी, और इसके लिए क्या इकोसिस्टम बनाना होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे आपने कहा कि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया में दो चीज़ें एकदम स्ट्रांग है। हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, यूजर मार्केट, बट एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। इंडिया में जैसे कि एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर का डेटा अवेलेबल है। सो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी AI प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्स्ट थिंग यू नीड इज डेटा। डेटा अगर आपके पास है तो वो यूज करके आप प्रोडक्ट को बहुत स्केल कर सकते हैं, फ्रॉम प्रोटोटाइप टू एक्चुअली मेकिंग इट प्रोडक्ट जो बहुत सारे यूजर्स अडॉप्ट कर सके। तो ये इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही है कि डेटा चाहिए आपको। तो वो इंडिया में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। कभी कभी हमें डेटा अवेलेबल होता है, बट वो कैप्चर करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डेटा एवरी डे डेटा बढ़ता जा रहा है, बट वो डेटा को कैसे स्टोर करना है और कैसे एफिशिएंटली यूज करना है AI प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है कि स्टार्टअप्स या कोई कंपनीज AI प्रोडक्ट बनाना चालू कर दी है, एंड एट दैट टाइम उनको समझ में आता है कि अरे देयर इज नो डेटा की बहुत जरूरत है। सो नाउ दे हैव टू स्पेंड 1-2 साल टू एक्चुअली जस्ट कैप्चर द डेटा जो वो AI प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरत है। तो आई थिंक बहुत पहले से ऐसा सोचना जरूरी है कि अगर प्रोडक्ट बनाना है, यू नीड टू हैव लॉन्ग टर्म विजन। उसके हिसाब से फर्स्ट थिंग कंपनी स्टार्टअप शुड स्टार्ट लुकिंग इनटू कि डेटा कैसे, क्या डेटा लगेगा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो बहुत बिल्कुल, दरअसल इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल, इस पे रवि और हेमंग आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल और मधुरा आपसे पूछूंगा कि डेटा होना और डेटा को एक्यूरेट डेटा होना, ये दोनों में काफ़ी अंतर होता है कि डेटा जो आप कैप्चर कर रही हैं वो काफ़ी एक्यूरेट हो, जो ग्राउंड पे वो बिल्कुल रहे। भारत जैसे देश में जहां अभी बहुत बड़ा हिस्सा है जो डिजिटाइज नहीं है डेटा, जैसे हेल्थ सेक्टर के डेटा है, वो बहुत हद तक अभी भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में डिजिटाइज नहीं है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, चूँकि जब हम कह रहे होते हैं कि विकसित भारत, डेवलप इंडिया की तरफ AI का इस्तेमाल करेंगे, तो हेल्थ उसका एक बड़ा सेक्टर होने वाला है। राइट, हेल्थ सेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जैसे आपने बोला कि एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम डेटा साइंस में एक कोट है जो हम हमेशा यूज करते हैं कि जो भी AI मॉडल बनाते हैं, योर AI मॉडल इज एज गुड एज योर ट्रेनिंग डेटा। जो भी ट्रेनिंग डेटा हम वो मॉडल को देते हैं, AI एक सिस्टम है। एट द एंड ऑफ द टनल AI लेट्स से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो उसको हम डेटा देते हैं उतना ही वो समझ पाते हैं। ह्यूमन नहीं है कि उनको सब सब समझ में आए। जितना डेटा ट्रेन करने के लिए यूज किया है उतना ही वो समझ पाते हैं। तो
इम्पॉर्टेंट है कि वो एक्यूरेसी होना, और हेल्थ केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बाकी कोई भी इसमें एआई का जो भी आउटपुट है वो इतना अफेक्ट नहीं करता, बट जब हेल्थ केयर की बात आती है, जब हम वो यूज करते हैं टू मेक डिसीजन फॉर लेट्स से टू डिटेक्ट वेदर समबडी हैज पर्टिकुलर डिजीज, लेट्स से कैंसर है कि नहीं, जैसे कि ये हेल्थ केयर टॉपिक के लिए जब हम एआई यूज करते हैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और वहां पे एक्यूरेसी ऑफ द इनपुट डेटा और एक्यूरेसी जो एआई का आउटपुट है उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हेल्थ केयर में जब हम काम करने लगते हैं यूजिंग एआई मॉडल तो बहुत सारे गार्ड रेल्स और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एंड प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो रवि इसका बिल्कुल आपने सही कहा। रवि, जो अभी हम लोग डेटा की बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ये कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला आने वाले दिनों में? ये चैलेंज तो बना रहा है। पहले भी हमने जब डेटा कलेक्ट हुआ है तो हमने रियलाइज किया कि जो वेस्टर्न मॉडल्स ने इंडिया के ऊपर डेटा कलेक्ट किया, हमारी लोकल भाषाओं में जो डेटा कलेक्ट किया, हमारे जो कंटेक्स्ट है उसका लॉस हुआ है, और इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन में लॉसेस हुए हैं। तभी हमारा एम्फोसिस आया है हम अपना खुद का एलएलएम बनाएं। सर्वम एआई इज अ केस इन पॉइंट, डीप जेन दूसरा है। तो भारत इसी पे वर्क कर रहा है क्योंकि डेटा इनएक्यूरेसी रियल में है। और डेटा सिर्फ यही नहीं है कि डेटा को एक्यूरेट रखना है, डेटा का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे हो वो भी बहुत बड़ा एक इशू है। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सतर्क रही है, ओवर रेगुलेट नहीं किया है क्योंकि इनोवेशन स्टफल नहीं करना चाहती है। पर गवर्नमेंट ये भी क्लियरली आर्टिकुलेट कर रही है कि अंडर रेगुलेट भी नहीं करेंगे ताकि लोगों का ट्रस्ट ना टूटे इन सिस्टम्स में से। तो डेटा के साथ ये है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, ट्रेजर इन ट्रेजर आउट। आपने अच्छा डेटा दिया तो अच्छा आउटपुट निकलेगा। उसके लिए बहुत और ये जो डेटा सेंटर की भी बात कही थी अल्केश जी ने, डेटा सेंटर का एक कारण हम डेटा सेंटर पे इतना एम्फोसिस दे रहे हैं इंडिया में कि डेटा सेंटर यहाँ बने, सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं, हमारे पास दुनिया का, विश्व का डेटा यहाँ होस्ट हो। वो इसलिए भी है कि हम जानते हैं कि गार्ड रेल्स हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और इस डेटा का एक्सेस करेंगे। यूएस गवर्नमेंट का एक क्लाउड एक्ट है जो उसको अलाउ करता है कि वो जब चाहे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर, अमेजॉन हो, अज्योर हो जो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल क्लाउड हो, उसका डेटा जब भी देखना चाहती है वो देख सकती है, जिसमें कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने के इंसान का डेटा वो देख सकती है। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के पास जब ये डेटा आ जाएगा तो वो उस डेटा को देख समझ सकेगी, मैनेज कर सकेगी। ये गवर्नमेंट की मंशा नहीं है कि उसको माइक्रो मैनेज करना है, पर ये हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा है। इसमें रवि, इसमें जो डीपीडीपी जो नए कानून आए हैं सरकार की तरफ से, डेटा प्रोटेक्शन, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, कानून है, वो हर चीज किसी को मॉनिटरी किया जा रहा है, ये इसमें बाधक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने इसमें भी बहुत ही सैंडबॉक्स अप्रोच यूज किया है। उन्होंने अभी तक आपने देखा डीपीटीपी को टाइम लगा, बहुत कंसेंसस से, बहुत डिस्कशन के, कंसल्टेशंस के बाद डीपीटीपी लाए हैं। डीपीटीपी में वो प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, कंसेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्पस को क्लियरली डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो एंड यूजर है उसको समझ में आए कि उसका डेटा कैसे यूज होने वाला है, कौन संभालने वाला है ना। तो पूरी लाइफ साइकिल के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं। अब ये ओनरशिप ऑफ गवर्नेंस ऑफ डेटा इज राइट नाउ विद गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, पर इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस के ऊपर ओनरशिप डाली है कि वो गुड फेथ में इसे इम्प्लीमेंट करें और इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करें। ऑफ कोर्स देयर आर पेनल्टीज, पर गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि वी आर लुकिंग फॉर गुड फेथ, गुड इंटेंशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बड़ा यूनिक प्रोपोजिशन। जैसे यूरोप में बहुत ओवर रेगुलेट कर रहे हैं, वो एकदम सटीक तरीके से बता रहे कि ये नहीं किया तो ये पेनल्टी, ये नहीं किया तो ये पेनल्टी। इधर इंडिया में गवर्नमेंट ने कहा हम थोड़ा लचीला रहेंगे, हम अपने सिटीजन्स को प्राइमेसी देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम इनोवेशन स्टिफल नहीं करेंगे पूरे इकोसिस्टम का। बहुत बड़ी बात है। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए। हेमंत, इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल एआई इसीलिए कहा जाता है, राइट, कि डेटा हमारे पास बहुत ही कम था पहले, अगर थोड़े सालों के पहले अपने देखे तो, पर डिजिटली इंडिया बहुत ही ग्रोथ कर रहा है। और आज की तारीख में अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, राइट, जैसे कि बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी, उसका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डेटा अभी हमारे पास है। बट डेटा के ऊपर अगर डिसीजन लेना है तो दैट्स नॉट द ओनली थिंग,
तो मेन ये होता है कंपनीज में या डिफरेंट सेक्टर में कि अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस इज आल्सो वन थिंग, राइट? जब आपके पास इम्परफेक्ट डेटा है तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन द डेटा ओनली, राइट? बट हाउ डू यू एक्चुअली प्रोसीड फर्दर टू बाय टेकिंग अ राइट डिसीजन और विद द मिनिमम रिस्क? तो वहां पर एआई टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रह सकती है। जैसे कि हम देख ले कि ई कॉमर्स है या तो हेल्थ केयर फील्ड है या फाइनेंस है, अगर तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जहां पर बहुत सारे डेटाज अवेलेबल है जो कि एक्यूरेटली आप रिसर्च कर सकते हो बेस्ड ऑन दी बैक डेटा जो भी रिसर्च हुआ है ईच फील्ड में, या तो क्या उसका फ्यूचर हो सकता है। तो बहुत सारे रिसर्च अवेलेबल है। जैसे पर बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए? तो कंपनीज को गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी की बहुत ही मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि वो देखना चाहिए कि हर एक चीज गवर्नेंस कैसे की जाए हर एक इंडस्ट्री में, और टेक डिसीजन विद द मिनिमल रिस्क, और उससे एक्सपेरिमेंट से वी हैव टू लर्न what AI will give the output based on the data which is available on the internet around the world, right? Which cannot be perfect, which can be perfect as well. So I would say take a decision majorly and then proceed further. दरअसल हेमंत, एक सवाल आपसे पूछूं मैं, वो थोड़ा सा पर्सनल सवाल ये हुआ कि जब से एआई आया है आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं एआई को और कितना इजी कर दिया आपके टास्क को ये? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, तो एआई जब से आया है तो मैं मानूंगा कि जब से ये बूम हुआ था, जबकि पहली बार चैट जीपीटी पब्लिक के लिए ओपन हुआ था, तब से मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और डे टू डे टास्क के लिए आज भी मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड में काम करता हूँ जहाँ की हमको नए आइडियाज देखने पड़ते हैं और हमको लीडरशिप को प्रेजेंट करना पड़ता है कि हम क्या नए आइडियाज लाए जिससे कि बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है, जिससे आरओआई बढ़ सकता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ सकता है। तो आज की तारीख में बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल है और मतलब हर वीक अगर हम देखें तो एआई इवॉल्व होता जा रहा है। जैसे कि मैंने जो भी टूल लास्ट वीक अगर यूज किए हुए हैं तो वो कंप्लीटली आउटडेटेड हो जा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो अब नए टूल, नए टेक्नोलॉजीज, नए वर्जन आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं, आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं या तैयार करना चाहते थे तो पहले कितना टाइम लगता था, एआई के बाद कितना टाइम लगता है इस दोनों में? एब्सोल्युटली। अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दूं तो मैं डे टू डे टास्क के लिए गूगल एआई स्टूडियो यूज करता हूं, या तो फिर लवेबल यूज करता हूं थोड़े प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। इमर्जेंट इज वेरी वेरी इफेक्टिव आई वुड से, तो वो हम यूज करते हैं। तो पहले क्या होता था कि कोई भी आइडिया है, फीचर्स है, हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री से, और हमको प्रोटोटाइप बनाना है तो हमको डिजाइनर की हेल्प चाहिए, डेवलपर्स की हेल्प चाहिए। तो इट टेक्स लाइक वीक्स एंड मंथ्स। तो आज की डेट में मैं बोलूंगा कि इट इज ऑन योर फिंगर टिप्स। सो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना पड़ेगा कि अगर आप राइट प्रॉम्प्ट दे रहे हो इस एआई टूल को तो आपको आउटपुट भी उतना ही अच्छा मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, पहले की कंपेयर में बहुत ही कम टाइम लग रहा है। पहले मतलब 1 महीना 2 महीना प्रोटोटाइप बनाने के लिए लग जाता था, अभी 3, 4, 5 दिन में लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एप्लीकेशन ऑब्वियसली। बट मतलब 1 से 2 महीना में, मतलब 4-5 दिन, हाँ, 1-2 महीना घट करके 4-5 दिन में बच गए, आ गया है। अनुराग दुआ साहब, आप लोगों को तो बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत डेटा माइनिंग करनी होती है, तब जाके कोई रिपोर्ट आप लोग तैयार करते हैं। दुआ साहब, तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे एआई? नहीं, बिल्कुल। जैसा कि अभी हेमंत जी भी बोल रहे थे, डेटा रिसर्च, डेटा माइनिंग के लिए इनफैक्ट आप देखिए, कंसल्टिंग तो एक ऐसी इंडस्ट्री, आपने सही कहा एकदम, जिसमें बहुत ज्यादा डेटा रिसर्च, डेटा माइनिंग की आवश्यकता पड़ती है। सो इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तो हमने तो जैसे एक अपना पूरा एक प्लेटफॉर्म बना लिया है ईवाई में, और क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हम इंडस्ट्री हमारी ऐसी है, एडवाइजरी टाइप की इंडस्ट्री है, तो किस प्रकार से हम गार्ड रेल्स रखें उसके अंदर में, वो बहुत आवश्यक होता है। उन गार्ड रेल्स को रखते हुए किस तरीके से हम रिसर्च कर पाए, माइनिंग कर पाए, और फिर उसको
देखिए कॉन्टेक्स्ट देना अभी भी बहुत ह्यूमन सेंट्रिसिटी है, जबकि हम बात करते हैं अब एआई कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन चीजें भी कर रहा है, मगर वो जो कॉन्टेक्स्ट देने वाला पार्ट है वो डेफिनेटली अभी भी हम करते हैं। मगर हाँ, जैसा आपने बोला, मैं अगर शॉर्ट में उसका आंसर करूं, डेटा रिसर्च वगैरह के लिए अब बहुत ही ज्यादा आसानी हो गई है एआई आने के बाद। एक सवाल और उठ रहा है मथुरा, आपसे जवाब चाहूंगा मथुरा, कि मान लिया एआई से महीनों का काम दिन में कुछ दिन में होने लगे, तो क्या महीने का काम 2 दिन में करके बाकी 25 दिन लोग बैठ जाते हैं कि और काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एआई हम अपने खुद के प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के लिए यूज करते हैं। जैसे बाकी लोगों ने बोला कि 3 महीने का काम 2 दिन में होता है, वो मैं एकदम डेफिनेटली अग्री करती हूँ। जैसे एक लेट्स से वेबसाइट बनाना है, सिंपल टास्क, अगर आपके पास यूआई डेवलपर नहीं है तो बहुत आपको उन पे डिपेंड होना पड़ता था। अभी आप 1-2 घंटे में एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर मेरा एक्सपर्टीज है डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, तो मैं सिर्फ उसका काम करती हूँ, मेरा यूआई का काम हो जाता है। तो ऐसे जो सब एप्लीकेशंस है जो आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा 1 महीना बैठ जाते हैं। आप और अलग अलग और अलग अलग दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल बिल्कुल, एग्जांपल देती हूँ कि मेरे सवाल, हाँ सॉरी, नहीं, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जैसे पहले आपको एक बुक पढ़ने के लिए 1 महीना लगता था। जैसे कि अभी एआई के एप्लीकेशंस है, जैसे कि नोटबुक एलएम, आप वो उस पे पूरा बुक अपलोड कर सकते हैं और उसमें आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो बुक को आपको समझना है, आपको कुछ उसका समरी पढ़ना है, तो वो 1 घंटे में आप 1 महीने का बुक पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत आपको एआई टूल्स प्रोडक्टिव बनाता है। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि एआई क्या आपकी जॉब रिप्लेस करेंगे, मैं कोई भी मुझे क्वेश्चन पूछता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एआई वोंट रिप्लेस यू बट समबडी यूजिंग एआई विल। तो अगर कोई और है इंसान जो आपसे बेहतर एआई का यूज करना जानते हैं तो वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं। एआई पूरा कोई जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकते। जॉब तो को रिप्लेस नहीं कर, that's बिल्कुल। आपने दरअसल मेरे सवाल का जवाब आपने तभी दे दिया जब आपने ये कहा था कि महीने का काम अगर 2 दिन में कर लेते हो तो 28 दिन बैठते नहीं, 28 दिन और काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों रवि नावल साहब? बिल्कुल, एआई एक्चुअली ह्यूमन कैपेबिलिटी को एक्सपैंड कर रहा है। अभी शुरू में आप देख रहे हैं एआई के बतेरे यूज केसेस ऐसे हैं जो ग्रंट वर्क जिसे बोलते हैं ना, जो वर्क बहुत मेहनत का है लेकिन बहुत वैल्यू एड इमीडिएटली नहीं करता, उसमें एआई के टूल्स की होता है। चैट जीपीटी हो गया, नोटबुक एलएम हो गया, सब उसी के कुछ कुछ फॉर्म में एग्जांपल्स हैं। अब बहुत जल्द लेकिन एआई अपना स्वरूप बदल रहा है। तब आप सिर्फ अपना ग्रंट वर्क ही एआई से नहीं कराएंगे, आप अपना रियल वर्क जो कि आपका वैल्यू एड वर्क है कुछ कुछ वो भी आप एआई को देंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग फ्री हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग अब और ऊपर के काम, जैसे वैल्यू चेन में बोलते हैं ना, ज्यादा ज्यादा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी वाले काम जिसमें ज्यादा कॉम्पिटेंसी चाहिए, स्किल्स चाहिए ज्यादा, उसमें तो जैसे अनुराग जी ने बोला और भी पैनलिस्ट ने बोला, हमें अपस्किल करना है, अपग्रेड करना है, ताकि हम इस जो टाइम फ्री हो रहा है, जो एनर्जी फ्री हो रही है, जो रिसोर्सेज फ्री हो रहे हैं एआई के माध्यम से, वो सब हम इस नई डायरेक्शन में लगाएं, जिससे पूरा देश का जीडीपी बढ़े और हमारी ग्रोथ हो एज अ कंट्री। बिल्कुल, दरअसल मैं इसी पे आना चाह रहा था। जब आप लोगों से बातचीत कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं। विकसित देश काफ़ी साल पहले हमसे विकसित हो चुके हैं, अब उन तक पहुंचने में तो हमें काफ़ी समय लगेगा। अब आप लोगों की बातचीत से मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि वो लोग जिस स्टेज पे पहुंचे हैं 50 साल में, 100 साल में, एआई का इस्तेमाल करके क्या हम लोग भारत जैसे देश उस स्टेज पर 2-3 साल में, 5 साल में पहुंच सकते हैं क्या? क्योंकि एआई तो टाइम को काफ़ी कम कर रहा है, कई सारे सेक्टर हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट, यानी डेवलप इंडिया बनने में एआई इतना कारगर होगा कि हमें उतना लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, जल्द कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एआई के लिए हम कितने तैयार हैं, और चर्चा के पीछे असली वजह यह है कि दिल्ली में जो एआई इम्पैक्ट एक्सपो चल रहा है, समिट चल रहा है, उसमें दुनिया भर के दिग्गज आए हैं। शायद उनको दिख रहा है कि भारत में बहुत अपार संभावनाएं हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल मेहमान हैं, जिनमें से चलते हैं अब अनुराग दुआ साहब के पास, जो कि EY में गवर्नमेंट एंड पॉलिसी पब्लिक सेक्टर के पार्टनर है। अनुराग दुआ साहब, एक होता है एआई का यूज़र बनना और दूसरा होता है कि एआई का मेकर बनना। हम लोग अभी किस स्टेज में है? एआई यूज़र के स्टेज में है? एआई मेकर के स्टेज में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि
कि हम सिर्फ एआई के यूजर हैं, अभी मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। हम एआई के डेफिनेटली बहुत बड़े यूजर हैं और उसके डेफिनेटली अपने कारण भी हैं, बिकॉज हम लोग के यहाँ वैसे भी आप देखिए थोड़ी सी आईटी मैच्योरिटी हमेशा से ज्यादा रही है। और आप अल्केश जी उससे पहले जो बात कर रहे थे पॉपुलेशन स्केल के सिस्टम्स के रोल आउट में, मैं ये शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, हमने महारत हासिल करी हुई है। और डेफिनेटली हमारा जो पॉपुलेशन है और जो हमारी आईटी मैच्योरिटी है, मुझे लगता है, और जो हमारी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री का जो सपोर्ट रहा है, इसमें जो योगदान रहा है, उसकी वजह से हम ऑलरेडी मैं कहना चाहूंगा एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अभी आप देखिए जब हम मेकर की बात करते हैं, मेकर में भी हमने बहुत सारे एफर्ट उसमें भी शुरू किए हुए हैं। और हम इससे पहले भी हम इकोसिस्टम्स की अभी डिस्कशन कर रहे थे, और वो इकोसिस्टम्स थोड़ा सा कैटलाइज भी करेगा हमारे बड़े एआई मेकर वाली जर्नी पे। क्या जहां पे हम पहुंचना चाहते थे हम पहुंच गए हैं? मैं डेफिनेटली कहूंगा नहीं। बट क्या हम उस राह पे अग्रसर हैं? मैं कहूंगा एकदम अग्रसर हैं। क्योंकि देखिए जो भी इकोसिस्टम की बात हो रही है, चाहे हम डेटा सेंटर्स की बात करें, चाहे डेटा खुद की बात करें, चाहे हम आपके साथ और भी स्टार्टअप्स हैं, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है, पूरा जो इकोसिस्टम देखिए, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उन सबको अगर हम मिला के देखेंगे तो हम डेफिनेटली उस राह पे अब चल रहे हैं जहां पे ना सिर्फ मेकर बल्कि मेकर्स में भी हम लीडिंग कैटेगरी में कैसे पहुंच सकते हैं। सो अगेन जस्ट टू समराइज जो आपने पूछा, यूजर हम डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आप एक ईवाई रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको एक और उसमें डेटा पॉइंट बताना चाहता हूँ। रिपोर्ट में एक और चीज निकल के आई थी कि शायद, अगर मुझे सही याद है तो शायद 75 से 76% जो हमने सर्वे किए थे एंटरप्राइजेस, वहां पे जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑलरेडी यूजर्स हैं अब एआई की किसी प्रकार के, वो जेन एआई हो, अब हम एजेंटिक की आगे बात कर रहे हैं, तो वो वाला पार्ट तो डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ वी आर देयर। हाँ, जहां तक मेकर की बात है, अभी शायद आई थिंक रवि जी ने मेंशन किया सर्वम के बारे में। सो इस तरह के, और मैं सारे नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट अब बहुत सारे डायरेक्शनल एफर्ट उसमें भी चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्वेस्टमेंट पुश कर रही है मेकर बनने के लिए, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे राष्ट्र के लिए, और जो भी इस समय सिचुएशन चल रही है, जो सॉवरेन एआई का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। तो जब हम सॉवरेन एआई की बात करते हैं, उसमें चाहे डेटा की बात करें, चाहे इंफ्रा की बात करें, चाहे इंडिजिनस लोगों के स्किल सेट की बात करें, ये जो भी 4-5 प्रकार की चीजें आती हैं, उस डायरेक्शन में प्रोबेबली और हमें आगे बढ़ना होगा। बट हाँ, मैंने पहले भी जैसा बोला था, हम सही राह पर अग्रसर हैं अभी। बिल्कुल, सोवरेन एआई का आपने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। सोवरेन एआई की तरफ हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, वहां पे एक चुनौतियां हैं। मधुरा? मैं अग्री करती हूँ जो अभी अनुराग जी ने कहा। जैसे एक बात मैंने इंडिया एआई के समिट से मैंने सुनी कि जो जीपीयू होते हैं, जीपीयू पावर, जो कंप्यूट पावर होता है एआई मॉडल्स के बिहाइंड, वो बहुत जरूरी है। दैट्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एक चीज बाहर आई है इंडिया एआई समिट से कि अभी डिस्काउंटेड रेट पे और 35,000 जीपीयूज प्रोवाइड किए जाएंगे बडिंग स्टार्टअप्स और रिसर्च के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आता है एआई के इकोसिस्टम में, कोई प्रोडक्ट इकोसिस्टम में, टू गो फ्रॉम प्रोटोटाइप टू स्केलिंग दैट एआई प्रोडक्ट, कि आपको कंप्यूट पावर चाहिए। तो अगर ये गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रहा है एंड देन दे आर प्रोवाइडिंग दिस ह्यूज कंप्यूट पावर, तो ये बहुत बड़ा विन है सब। बिल्कुल, बहुत बड़ा विन है। एक चीज़ और है हेमंग, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि एआई का भी हम लोग बहुत बड़े यूज़र हैं। एआई मेकर में अभी कई सारे अभी शुरुआत किए हैं, कई सारे चीज़ें, फैक्टर जो आगे चल के काम आएंगी। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, क्या जिस स्टेज से डेवलप कंट्रीज यहाँ पे, जहाँ पे एआई बना, डेवलप हुआ, उस स्टेज से हमें गुजरना होगा, या हम लोग लीप फ्रॉग की तरह आगे चलकर एक ज़्यादा बेहतर एआई बना पाएंगे? देखिए, एआई में अगर हम देखें तो जो मतलब जैसे कि यूएस जैसी कंट्री है, बहुत आगे निकल चुकी है, और बहुत सारी कंट्री है जो उसको कम्पीट भी कर रही है।
पर अगर इंडिया को हम देखें तो बहुत सारे एआई स्टार्टअप है जो कि मतलब अभी शुरू हो रहे हैं, और जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि हम उतने दूर नहीं है। जिस तरीके से हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इंडिया में, तो उस तरीके से देखने जाए तो हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और विद इन फ्यू इयर्स आई थिंक वी विल बी एट अ डिफरेंट लेवल। तो और दूसरी चीज मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि लोग एआई को इस तरीके से देखते थे कि ये कन्वर्सेशनल है, राइट? एक चैटबॉट है कि जहां से हम चैट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या तो कुछ सीख सकते हैं, पर एआई सिर्फ उतना ही नहीं रहा है। और आपकी बात का अगर आंसर करूं तो एआई में इतने सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इंडिया में, और कोलैबोरेशन हो रहे हैं जैसे कि डिफरेंट कंपनीज के साथ। तो हमारा गोल ये है कि एआई सबके लिए अफोर्डेबल बना जाए, तो हर एक गांव में, हर एक सिटी में वो पहुंचे, हर एक लोगों के पास पहुंचे। तो पहले एक स्टार्टअप कंपनी क्रिएट करने के लिए बहुत ही इन्वेस्टमेंट लगता था, और अभी अच्छी चीज ये हो चुकी है कि अगर किसी को स्टार्टअप करना है, कोई छोटा सा आइडिया है, तो वो बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही कम पैसों में वो चीज शुरुआत करी जा सकती है। तो एक वैलिडेशन मिलता है किसी को मार्केट में वो आइडिया से। तो मैं बोलूंगा कि एआई का जो प्रोग्रेस है इंडिया में वो बहुत ही काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी बहुत तेजी से हो रही है, और आगे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो जैसे कि आज अभी 1 साल पहले हम देख रहे थे कि जो चैटबॉट मॉडल था, जो मैं बोल रहा हूँ कि कन्वर्सेशनल था, पर आज की तारीख में अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो एजेंट टू एजेंट कॉन्सेप्ट आ गया कि जहां पर आप डिफरेंट एजेंट्स बना सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, जो कि एक दूसरे से बात करते हैं और एक आउटकम आपको देते हैं। एंड देन एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल या ह्यूमन इन द लूप, आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि इसको आपको आगे जाने देना है कि नहीं। तो एक डिफरेंट तरीके का ऑर्केस्ट्रेशन मॉडल बन चुका है एआई, और आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन नहीं, दरअसल मैं ये सवाल है। इसलिए पूछा था हेमंग, ये सवाल मैं इसलिए पूछा था हेमंग, क्योंकि हम लोग आम तौर पे माने जाते हैं कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने कॉपी पेस्ट ज़्यादा किया, इनोवेशन कम हुआ। आईटी सेक्टर में भी आया तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा थे, इनोवेशन के नाम पे थोड़े से पीछे रह गए। अब एआई एक अपने आप में कंप्लीट इनोवेशन है, रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन है। इसमें हम लोग कैसे यूज़र के साथ साथ मेकर बन जाएं, एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि यूज़र मेकर में बहुत डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जिसने इंटरनेट का इस्तेमाल आविष्कार किया होगा उससे तो ज़्यादा नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां कमा ली उस इंटरनेट का इस्तेमाल करके। तो मेकर उसके बजाय यूज़र भी काफ़ी फायदे में रहते हैं। इसी सवाल को लेकर रवि नावल आपके पास आ रहा हूँ। भारत में अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आ रही है? हेल्थ केयर की, जिसकी बात अभी मैंने मधुरा से की, उससे पहले आप देखिए गवर्नेंस में, फाइनेंस में, एजुकेशन में। जब डेवलप कंट्री बनना है तो इन सारे सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा। एआई इसमें इसका पोटेंशियल लगता है कि इन सारे सेक्टर में एक रिवॉल्यूशनरी इंपैक्ट दिखाए। बिल्कुल, सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी बहुत काम देख रहे हैं एप्लीकेशन लेयर पे। और जो आपका सवाल इससे पहले था यूजर और मेकर का, उस पे मैं थोड़ा सा एआई की जो एआई स्टैक है उसमें आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे अब हम जीपीयूज की बात कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ जीपीयूज की हम बात कर रहे हैं, डेटा सेंटर की हम बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की। उसके ऊपर की लेयर हम मॉडल्स की जब बात कर रहे हैं तो अपना खुद का मॉडल बना रहे हैं, तो उधर हम मेकर है, सर्वम जैसा एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। हम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की बात कर रहे हैं, एलएलएम्स के अलावा भी कह रहे हैं कि बहुत यूज के स्पेसिफिक हम मॉडल्स बनाएंगे, जो कि हमारे मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि हमें इतने पैरामीटर्स की जरूरत ही नहीं है। इफेक्टिव मॉडल्स, सेक्टरल मॉडल्स के लिए हम कम पैरामीटर से बहुत बेहतरीन मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि हमारा डेटा उच्च स्तर का है। उसके ऊपर हम जाते हैं तो हमने देखा है कि एप्लीकेशन लेयर में हम बहुत नॉवल इजाद कर रहे हैं एज मेकर्स, भले वो एग्रीकल्चर में हो, हेल्थ केयर में हो, डिफेंस में हो, एजुकेशन में हो, सारे जितने भी सिविक और पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करना है उधर हम मेकर हैं। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट में एक स्टेप और आगे जाऊंगा, हम यूजर कुछ जगह पे हैं, मेकर बहुत जगह पर हैं, पर हम टीचर अब सब जगह हैं, क्योंकि हमने अनलाइक अदर कंट्रीज बहुत कुछ ओपन सोर्स कर दिया है। बहुत कुछ हमने कहा है कि आप आके हमसे सीखिए और लीजिए। डीपीआई केस इन पॉइंट है, और उसके बियॉन्ड भी हम अपना जो एआई का भी स्टैक बना रहे हैं उसमें हम सारी थर्ड वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को बोल रहे हैं कि लेट्स ऑल कोलैबोरेट ऑन दिस एंड मेक दिस हैपन इन अ बिग वे। क्योंकि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे जितने लोग जुड़ेंगे, जितना कोऑपरेशन होगा, जितना कोलैबोरेशन होगा सेक्टरल लेवल पे भी और ओवरऑल डेटा के लेवल पे, जो अक्रॉस द बोर्ड डेटा है उसके लेवल पे, उतना ही वो रिच बनेगा, उतना ही वो एक्यूरेट होगा, उतना ही वो अपना रेलेवेंट रहेगा।
सब जगह। तो इसलिए इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो बात कर रहे थे अभी की कहाँ चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस इस चीज में है कि ये जो डेटा आ रहा है इसका जो राइटफुल ओनर है उसको पता चले इसका डेटा कैसे यूज हो रहा है, उसके लिए यूज किया जाए, उसको उससे फायदा पहुंचे, किसी तरह का उसके जीविका में उसका इम्प्रूवमेंट हो। दूसरा चैलेंज ये है आज के, दूसरा चैलेंज बिल्कुल। दरअसल शो का समय हमारा थोड़ा सा खत्म हो रहा है, इसलिए मैं शो को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। आपको मैंने बीच में रोका, माफी चाहता हूं। हेमंत, चलते चलते एक सवाल, चूंकि आप ऑटोमेशन के एक्सपर्ट हैं, कभी ऐसा भी जमाना है कि हमारी जगह कोई एआई बैठ के आप लोगों के साथ पैनल डिस्कशन कर रहा हो? पॉसिबल है, पर मैं बोलूंगा कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है सवाल पूछने की, वो एआई बिल्कुल नहीं कर सकता। चलिए, तो ये पॉसिबल है कि आप अपने एआई को ट्रेन करें। चलिए, आपने बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट पे हमारे इस डिस्कशन को खत्म किया। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।